हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक? क्रिप्टोक्रिडिज्म। ठीक है, जिसको कि बोलते हैं कि एक वृषण है ना, वृषण हिंदी में इसको बोलते हैं। वृषण से रिलेटेड ये डिसीज़ होती है जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, अब ये होता क्या है इसमें? क्रिप्टोक्रिडिज्म जनरली क्या होता है, ये जो है पुरुषों में पाई जाती है, जैसे कि 2 साल के बच्चे तक में ये चीज़ देखा गया है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि एक गर्ल्स होती है, वो अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में किसी से शेयर करने में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करती है, डिस्कस नहीं कर पाती है, शेयर नहीं कर पाती है। उसी तरीके से जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको कि वो शेयर नहीं कर पाते हैं। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है क्रिप्टोक्रिडिज्म, जिसको कि बोलते हैं कि मिसप्लेस ऑफ टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको? मिसप्लेस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब ये मिसप्लेस ऑफ टेस्टिस क्या होता है? तो टेस्टिस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? जो पुरुषों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे कि ये हो गया क्या? स्कॉटम, सॉरी, ये हो गया टेस्टिस पाउच। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है टेस्टिस। ठीक है, और ये जो है इस हिस्सा हो गया, ये हो गया स्कॉटम। ठीक है, तो इस डिसीज़ में क्या होता है मैं बताना चाहूँगी कि ये डिसीज़ में क्या होता है कि जो ये टेस्टिस होता है ये कभी कभी क्या होता है कि मिसप्लेस हो जाता है। मतलब कभी एक होगा या कभी दोनों गायब रहते हैं, या क्या रहता है कि जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है वहाँ पर हो जाता है, या फिर थाई और एब्डोमेन के बीच में आ जाता है, या कभी एनस में आ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखेंगे। तो इस डिसीज़ में एक्चुअल में होता क्या है कि जो टेस्टिस होता है वो मिसप्लेस हो जाता है ना। और ये किस रीज़न से होता है कि जैसे कि बोला जाता है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है, किसका? टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है या उसका विकास जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो माँ होती है ना, उनके गर्भ में 7 to 8 मंथ में इसका डेवलपमेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट पहले ही हो जाता है, लेकिन 7 to 8 मंथ में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो स्कॉटम में आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि क्रिप्टोक्रिडिज्म में क्या होता है कि ये स्कॉटम में आ नहीं पाता है, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है, जनरली जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। अगर टेस्टिस नहीं रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और आगे चल करके जो भी व्यक्ति है आगे चल करके वो फादर बनने के कैपेबल नहीं हो पाएगा, है ना। और इसका रीज़न एक ये भी रहता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनका जो डिलीवरी के टाइम में उनका जो यूटेरस होता है वो क्या है, 45 डिग्री तक उसका झुका होना चाहिए। मतलब यूटेरस जो है वो 45 डिग्री तक झुका होना चाहिए। लेकिन क्रिप्टोक्रिडिज्म के टाइम में या डिलीवरी के टाइम में जो महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला होती है, उसका जो यूटेरस होता है वो 45 डिग्री से ज़्यादा झुका होता है, जिसको कि बोलते हैं यूटेरोटॉरिज्म। तो इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो था इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं टाइप्स में। टाइप फर्स्ट, कैनिक्यूलर टेस्टिस। ठीक है, कैनिक्यूलर टेस्टिस में क्या होता है कि जैसे कि जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है कि ये एब्डोमेन, ये जो एरिया है एब्डोमेन वाला एरिया है ना। तो ये क्या होता है कि एब्डोमेन और थाई, ये थाई वाला जो एरिया है, एब्डोमेन और थाई के बीच में टेस्टिस कहीं पे अटका हुआ रहता है या उन दोनों के बीच में फंसा हुआ रहता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रासेल्यूलर टेस्टिस। ठीक है, तो इंट्रासेल्यूलर में क्या होता है कि ये एब्डोमेन जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लंग्स हो गया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन में कहीं इर्द गिर्द वो
रहता है, मतलब एब्डोमेन के में बीच में कहीं पे अटका होता है, जैसे कि कैनिक्यूलर में क्या है, एब्डोमेन और थाई के बीच में कहीं पे अटका है। लेकिन इंट्रासेल्युलर टेस्टिस में क्या होता है कि प्रॉपर वो एब्डोमेन में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्टोपिक टेस्टिस। तो एक्टोपिक टेस्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत बार पूछा गया है ना। तो एक्टोपिक टेस्टिस क्या होता है कि जनरली जब जो बच्चा होता है वो क्या है, माँ के पेट के अंदर रहता है, तो उसका टेस्टिस का जो डायरेक्शन रहता है वो इस डायरेक्शन में रहता है ना। जनरली नीचे जब वो आता है, स्कॉटम में जब आता है, तो टेस्टिस का डायरेक्शन जो रहता है वो इस डायरेक्शन में रहता है। लेकिन एक्टोपिक टेस्टिस में क्या होता है कि जो टेस्टिस का डायरेक्शन रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, मतलब कि जिग जैग फॉर्म में, या यहाँ से निकल करके इधर कहीं पे फंसा होता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। इसमें 4 प्रकार के आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया पेरिनियम। ठीक है, तो पेरिनियम में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो एनस में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, एनस में आ जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड हम लोग देखते हैं फेमोरल कैविटी। ठीक है, फेमोरल कैविटी में क्या होता है कि ये जो है ये थाई के पास आ जाता है ना। टेस्टिस जो होता है वो थाई के पास आ जाता है। ठीक है, एंड थर्ड देखेंगे हम लोग सुपर इंगुनल। ठीक, इंगुलर। ठीक है, तो सुपर इंगुलर में क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होता है वो क्या है, थाई और एब्डोमेन के बीच में कहीं पे अटका हुआ रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सुपर इंगुइनल। एंड लास्ट है सुप्रा प्यूबिक एरिया। सुप्रा प्यूबिक एरिया में क्या होता है, ये जो नाभि होता है ना, नाभि और पेल्विक के एरिया के बीच में कहीं पे ये टेस्टिस जो होता है वो अटका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये है थर्ड टॉपिक, एक्टोपिक टेस्टिस के 4 प्रकार। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ, एब्सेंट टेस्टिस। ठीक है, अब इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि एब्सेंट टेस्टिस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे टेस्टिस पाया ही नहीं गया होगा। मतलब कि जैसे कि ये स्कॉटम है, सॉरी ये टेस्टिकल पाउच है, तो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है ना। तो एब्सेंट टेस्टिस में क्या होगा, या तो एक प्रेजेंट रहेगा या दोनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे, है ना, या तो मतलब कि प्रेजेंट नहीं रहते, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स, जैसे कि मैंने बताया कि कैनिक्युलर टेस्टिस, इंट्रासेलुलर टेस्टिस, एक्टोपिक में 4 प्रकार के बताया, और एब्सेंट टेस्टिस। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टोकिडिज्म जो डिसीज़ होता है, ये क्या है, जनरली जो है 7 से 8 महीने में बच्चे के स्कॉटम में आ जाना चाहिए। लेकिन ये किसी कारणवश जब नहीं आ पाता है, तो जनरली बच्चे के पैदा होने के बाद जनरली 2 साल तक बच्चे के स्कॉटम में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो एक प्रकार से कैंसर का रिस्क बन सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट जो उसके कॉजेज़ हैं वो अभी तक अननोन है ना। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है जेनेटिक्स। अगर किसी भी जेनेटिक्स इन द सेंस कि किसी भी मतलब कि कोई फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम है, ये जेनेटिकल चीज़ है ना, तो फैमिली में अगर किसी को टेस्टिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये क्या होगा, उस बच्चे के में भी आएगा, माँ के थ्रू आएगा, या माँ के फैमिली में किसी को है तो आ सकता है। जेनेटिकल चेंजेस मतलब उसके क्रोमोसोम में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में कैसे देखेंगे कि फ़िज़िकल, जैसे बच्चे का ग्रोथ हो गया, बच्चे का ग्रोथ भी रुक जाता है ना, तो बच्चा जब 2 साल तक का रहता है तो उसको उस एरिया को, जो उसका टेस्टिकल वाला जो पार्ट होता है, या जो स्कॉटम होता है, या जो टेस्टिस का जो पाउच होता है, वहाँ पे पाल्पेट करके देखा जाता है कि वहाँ पे टेस्टिस है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो उसको हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लो बर्थ वेट। ठीक है, जब
जनरली क्या होता है, बच्चे का जब बर्थ होता है उस टाइम बच्चे का वेट 2.5 से 3 केजी तक का मिनिमम माना जाता है ना। लेकिन क्या होता है कि कभी जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका वेट बहुत कम होता है ना। बच्चे का वेट कम होने के कारण भी ये डिसीज़ हो सकता है। फिर देखते हैं हम लोग प्री मैच्योर डिलीवरी। आप लोगों ने सुना होगा कि प्री मैच्योर डिलीवरी, इसका मतलब होता है कि जनरली जो बच्चे पैदा होते हैं वो 9th मंथ में उनका जन्म जो है हो जाता है। लेकिन प्री मैच्योर के केस में क्या होता है कि 7वें महीने या 8वें महीने या 6वें महीने में अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके में ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। फिर देखेंगे मैटरनल हेल्थ। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या उसका ओवर ग्रोथ हो रहा है या अगर वो डायबिटीज़ अगर उसको हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर डायबिटीज़ हो गया या उसका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखते हैं एनवायरमेंटल एरिया। एनवायरमेंटल एरिया का कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में रहना, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी महिला के सामने अगर कोई पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाए या केमिकल से रिलेटेड किसी चीज़ ड्रग का यूज़ किया जाए, या अगर जैसे कि हम लोग पुअर कंट्रीज़ में जाते हैं, पुअर जहाँ पे मतलब कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, जो माँ जो होती है वो काम भी करती है, जैसे खेत वेत हो गया है ना, तो खेत में क्या है बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, तो उसका यूज़ वहाँ पे अगर खेत में कर दिया जाए और प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे अगर हो जाती है, यहाँ पे कुछ काम करती है, तो उसका जो स्मेल होता है उसके वजह से भी बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल मीन्स क्या कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई महिला एल्कोहल का यूज़ करती है या स्मोकिंग करती है ना, स्मोकिंग करती है, तो उसके कारण भी क्रिप्टोक्रेडिज्म का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे ओबेसिटी की किसी लेडी का या किसी महिला का जो ओवर ग्रोथ होता है, वेट जो है बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, उसके कारण भी ये डिसीज़ देखने को मिल सकती है। ये देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेंगे कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस, क्या अनडिसेंडेंट टेस्टिस, इसमें क्या होता है कि जो मतलब डिसेंडेंट मतलब देखना और अनडिसेंडेंट मतलब कि जो टेस्टिस है वो पूर्णतः गायब रहता है या पूरी तरीके से दिखता ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे नॉन पाल्पेबल टेस्टिस। तो नॉन पाल्पेबल टेस्टिस मतलब कि जनरली पाल्पेट करना, पाल्पेट करने का मतलब होता है कि उसको टच करके देखना या उसको जनरली भाषा में बोला जाए तो छू करके महसूस करना कि उसमें टेस्टिस है या नहीं। तो जो बच्चे का जो स्कॉटम होता है, मतलब कि जो उसका टेस्टिस का जो पाउच होता है उसको मतलब कि टच करके देखा जाता है या पाल्पेट करके देखा जाता है। अगर वहाँ पे टेस्टिस एब्सेंट है या एक टेस्टिस है तो उसको तुरंत ही हमको डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि जनरली इस डिसीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है ना। बच्चे के जन्म होते हैं, टेस्टिस नहीं रहता है तो उसको कभी इग्नोर भी कर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरीके से गर्ल्स अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में शेयर करने में एम्बेरसमेंट फील करती है या वो उनको शर्म आती है बोलने में, तो उसी तरीके से जो पुरुष होते हैं उनको भी अपने बारे में बोलने में या डिस्कशन करने में बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। तो इस डिसीज़ को धीरे धीरे छुपा देते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि जब उनका एज आता है, एज बड़ा होता है, मैच्योर होते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, शादी होती है या जब वो फादर बनने के योग्य होते हैं तो उस टाइम में क्या है कि क्योंकि क्या है कि जो ये जो टेस्टिकल पाउच होता है ना, और ये होता है टेस्टिस और ये होता है स्कॉटम। ठीक,
तो जो टेस्टिस होता है उसमें चूँकि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, अगर टेस्टिस रहेगा नहीं तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ जाती है, जो कि आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है ना। नेक्स्ट देखेंगे टेस्टिक्यूलर कैंसर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम इस डिसीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन में छुप गया या थाई के बीच में छुप गया है ना, या एनस में आ गया, तो इसके वजह से जो कैंसर के जो रिस्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस का जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे वो आ नहीं पाता, वो सरक नहीं पाता है, जिसके कारण वहाँ पे प्रॉब्लम धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम लोग इसका देखते हैं कि डायग्नोसिस इसका कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस जनरली कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अल्ट्रासाउंड करने से पता चलता है कि एग्जैक्टली जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर है CT स्कैन। ठीक, CT स्कैन करेंगे, CT स्कैन में देखेंगे कि अब जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में है कि वो एनस में है या थाई में है या थाई के बीच में है या नाभि में है, वो देखेंगे। अगर CT स्कैन से पता नहीं चलता है तो क्या किया जाता है, MRI। ठीक है, किसी भी डिसीज़ का पता लगाना हो तो CT स्कैन करते हैं। सबसे पहले तो एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में अगर कुछ नहीं पता चलता है तो क्या करते हैं, CT स्कैन करते हैं। अगर CT से भी हमको डीपली पता करना है तो क्या देखते हैं, MRI। फिर अगर उससे भी अगर पता नहीं चलता है तो क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी। ठीक है, क्या किया जाता है, लेप्रोस्कोपी किया जाता है। तो ये कुछ थे डायग्नोसिस। एक और है इसमें, ओपन सर्जरी। जैसे कि लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि छोटा सा कट लगा करके पूरे जो एब्डोमेन वाले एरिया होते हैं वहाँ पर पूरा उसको एक कैमरा में पूरी तरीके से देखा जाता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद अगर उसमें भी नहीं मतलब उसमें अगर मिल गया आपको कि हाँ टेस्टिस पर्टिकुलर इस एरिया में है, तो क्या किया जाएगा, ओपन सर्जरी किया जाएगा। ओपन सर्जरी करके उसको स्कॉटम में या उसको जो टेस्टिस का जो पाउच होता है वहाँ पे टेस्टिस को लाया जाता है। तो ये कुछ थे डायग्नोसिस। अब हम लोग देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। ठीक है, टेस्टिस जहाँ पर भी प्रेजेंट है एब्डोमेन में, एनस में, थाई में या थाई के दोनों के बीच में, या फिर पेल्विक एरिया में, अगर वहाँ पे टेस्टिस का अगर हम पकड़ सकते हैं, या मैं मतलब कहने का मतलब कि MRI से या CT स्कैन से अगर हमको पता चल गया कि टेस्टिस वहाँ पे है, तो उसका सर्जरी करके कि वापस से उसको स्कॉटम में या जो टेस्टिस का जो पाउच होता है वहाँ पर उसको सर्जरी करके लाया जा सकता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं हार्मोनल थेरेपी। ठीक है, पेशेंट को क्या किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है, क्योंकि जो टेस्टिस में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके वजह से होता है, हार्मोन्स के वजह से होता है। तो कोशिश किया जाता है कि हार्मोन थेरेपी देने से ही वो टेस्टिस जो है वो स्कॉटम में आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हार्मोनल इंजेक्शंस। ठीक है, हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हार्मोन्स पाए जाते हैं पुरुषों में, जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उसके कारण जो है स्पर्म नहीं बन पाता, जो स्पर्म नहीं बन पाता है अगर टेस्टिस नहीं रहता है तो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये थे क्या ट्रीटमेंट। सर रोको तो चलिए देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सर्जरी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं ये एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा स्वेलिंग। जिस एरिया में हम लोग सर्जरी करवाए हैं उस एरिया में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। दूसरा देखेंगे इन्फेक्शन।
क्योंकि सर्जरी क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो जाता है ना, आफ्टर सर्जरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसके वजह से कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो है, जो जर्म्स होते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग, है ना। जो सर्जिकल एरिया है, नॉर्मल तो किसी भी जगह का सर्जरी अगर हम लोग करवाते हैं, है ना, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से, जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनका क्या होता है कि जो सर्जरी अगर उनका करवाते हैं तो जल्दी से उनका घाव भरता नहीं है। रीज़न क्या है इसका? प्लेटलेट्स, है ना, वो हम लोग देखेंगे ब्लड सेल्स वाले पोर्शन में देखेंगे। तो उसके कारण क्या होता है कि ब्लीडिंग की संभावना जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी पेशेंट क्या होता है, वहाँ पे ईचिंग वगैरह हो जाता है ना। जैसे जैसे ही जो टाँका होता है वो क्या सूखता है, तो वहाँ पे ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट जो है कंट्रोल हो जाते हैं और ईचिंग जब ज़्यादा कर देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। फिर देखते हैं डैमेज ब्लड वेसल्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, है ना। सर्जरी के कारण क्या होता है कि कभी कभी सर्जरी की वजह से जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड का सर्कुलेशन है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लीवर और किडनी का उनमें भी प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो लीवर और किडनी जो है अगर प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। सर्जरी के बाद क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग टेस्टिस का रिटर्न होना। क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट में जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी कैसे करेंगे, या तो यहाँ से अगर एब्डोमेन और थाई के बीच में होगा तो यहाँ से यहाँ कट लगेगा, एनस में होगा तो यहाँ कट लगेगा, है ना, मतलब जिस एरिया में कट लगा है। तो कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस जो है वापस चला जाता है, जिस एरिया में वो रहता है उसी एरिया में वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी होने के बाद हमको क्या क्या केयर करना पड़ता है। ओके सर, तो आप देखते हैं इसके पोस्ट सर्जरी केयर। पोस्ट सर्जरी केयर, ठीक है। जैसे कि सर्जरी हो जाती है तो हमको किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें मतलब कि कभी कभी पेशेंट क्या घबरा जाते हैं कि सर्जरी होने के बाद क्या होता है, किसी को फीवर आने लगता है, किसी को सर्दी हो जाता है जिसको कि चिल्स बोलते हैं, है ना, सर्दी हो जाती है, चिल्स आ जाता है या खांसी हो जाता है। तो उसमें क्या है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन शरीर के किसी भी पार्ट में अगर सर्जरी हुई है तो उसके थोड़े से जो प्रभाव है वो होते ही हैं, है ना। सेकंड हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन। सर्जरी होने के बाद जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जैसे कि जो अगर डॉक्टर जो भी रिकमेंड किए हैं, जो भी प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, उस तरीके से अगर उसको फॉलो किए तो जल्दी क्योर हो जाता है पेशेंट, है ना। फिर देखना है कि प्रॉपर उसको रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा वर्क नहीं करना है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे अवॉइड स्पोर्ट्स, क्योंकि ये जो होता है पुरुषों का जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ना, और बहुत ही सेंसिबल पार्ट्स होता है, सेंसिटिव एरिया होता है। तो किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स है, कम से कम 2 हफ्ते तक, सर्जरी के 2 हफ्ते तक किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स जो है उनको नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। फिर अवॉइड साइकिलिंग, है ना, साइकिलिंग भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें भी क्या है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है टेस्टिस में इफ़ेक्ट आता है। अगर उसमें इफ़ेक्ट आया तो फिर क्या होता है टाँका खुलने की दिक्कत आ जाती है, या जैसे मैंने बताया है कि स्वेलिंग आ जाती है ना, ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2 हफ्ते तक हमको क्या है कि साइकिलिंग को अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अवॉइड बाइक राइडिंग, ठीक है।
अवॉइड बाइक राइडिंग। जनरली जितने भी पुरुष होते हैं उनको क्या है, बाइक बहुत पसंद होता है, राइडिंग बहुत पसंद होता है, लेकिन सर्जरी करवाने के 2 हफ्ते तक बाइक राइडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें प्रेशर पड़ता है ना, जैसे गियर वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या है, प्रेशर पड़ता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे पोस्ट सर्जरी, मतलब सर्जरी होने के बाद कुछ केयरिंग करना। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्रिप्टोक्रिडिज्म जो डिसीज़ होता है या डिसऑर्डर होता है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम 2 साल तक के जनरली बोला जाता है कि टेस्टिस जो है स्कॉटम में या टेस्टिस पाउच में आ जाना चाहिए। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के में प्रॉपर ग्रोथ है या नहीं, आपको बीच बीच में चेक करना है, उसको पालपेट करके देखना है। अगर थोड़ा भी सिम्टम अगर दिखता है तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के देखना है, या डॉक्टर के पास जा कर के हमको डिस्कस करना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं, पूरे डिसीज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के डिसीज़ के बारे में या किसी भी प्रकार के क्वेरीज़ होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।